हेलो गाइस, मैं हूं श्रवण कुमार और आप देख रहे हैं आप अपना यूट्यूब चैनल श्रवण कॉमर्स क्लासेस। तो आज का टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल। हम पिछले लेक्चर में पढ़े थे कि नेचर्स ऑफ मीनिंग्स ऑफ गुडविल, नेचर्स ऑफ गुडविल, इम्पोर्टेंस ऑफ गुडविल, फीचर्स ऑफ गुडविल। आज हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल। गुडविल को कितने पार्ट में क्लासिफाइड किया गया है। क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल तो डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल पे। तो क्लासिफाइड जो है गुडविल को दो पार्ट में किया गया है। फर्स्ट पार्ट जो है दो पार्ट में क्लासिफाइड किया गया है। फर्स्ट पार्ट है परचेज ऑफ गुडविल, परचेज्ड गुडविल, और सेकेंड पार्ट जो है वो आपको है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। जनरेट गुडविल। तो इन दोनों पे डिस्कस करेंगे। तो आप लोग बहुत ही ध्यान से सुनिएगा और पढ़िएगा। से परचेज गुडविल क्या होता है, सेल्फ गुडविल क्या होता है। परचेज गुडविल से बहुत सारे ऐसे आइटम्स हैं, सेल्फ गुडविल में बहुत सारे ऐसे आइटम्स हैं जिसको आप अगर अच्छे से सुन लेते हो, समझ लेते हो, तो आई थिंक आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई दिक्कत कहीं भी नहीं आएगी। चलिए, तो परचेज गुडविल क्या होता है। हम पिछले वीडियो में मीनिंग्स और नेचर्स, फीचर्स जो बताए थे उसमें मेंशन कर दिए थे कि गुडविल्स हम लोग जनरेट कैसे करते हैं, इवन परचेज गुडविल होता क्या है। तो परचेज गुडविल को समझने के लिए मान लीजिए कि दो व्यक्ति को यहाँ पे कंपेयर करना होगा। बिना दो व्यक्ति या दो फॉर्म को कंपेयर किए आप परचेज गुडविल को समझ नहीं सकते। चलिए, तो हम लोग सबसे पहले समझते हैं परचेज गुडविल। परचेज गुडविल होता क्या है। तो परचेज गुडविल नेम से क्लियर है, वह गुडविल जो हम परचेज करते हैं, मीन्स खरीदते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे परचेज गुडविल इसको हम कैसे इंडिकेट करेंगे या हम लोग मानेंगे। परचेज गुडविल मान लीजिए दो पर्सन्स को हम लेते हैं। एक ले लीजिए आप ए ले लीजिए, दूसरा पर्सन आप ले लीजिए बी। दोनों व्यक्ति जो है बी ए जो है पहले से ही व्यवसाय को कर रहा है। ठीक है, या फिर ये छोड़ दीजिए, एक राम ले लीजिए, एक श्याम ले लीजिए। राम क्या करता है कि पिछले 2 साल से बिजनेस को करते आ रहा है और वो बिजनेस जब स्टार्ट किया था तो 1 लाख रुपया कैपिटल को इन्वेस्ट किया था। अब यहाँ पे श्याम जो आएगा वह भी 1 लाख रुपया कैपिटल से स्टार्ट करेगा, बट वो कब कर रहा है स्टार्ट, राम 2 साल पहले से कर रहा है और श्याम इनिशियल यानी कि अभी प्रेजेंट में उस चीज को स्टार्ट कर रहा है। तो श्याम को गुडविल क्या करना होगा, जनरेट करना होगा। गुडविल क्या, एक वैल्यू क्या करना होगा, बनाना होगा। ठीक है, जो कस्टमर का जो थिंकिंग है, सिंपल से जो बिलीवनेस होता है, वो बिलीव को उसको बनाना पड़ेगा, फैक्ट बनाना पड़ेगा, तभी वो जनरेट कर पाएगा गुडविल। लेकिन परचेज गुडविल में क्या होता है, जैसे राम 2 साल से बिजनेस कर रहा है और हम क्या करेंगे, राम से कंसल्ट करेंगे कि आप जो है अब अपने बिजनेस को बेच दीजिए, हम आपके बिजनेस को परचेज करेंगे। तो क्या लगता है कि राम ने 1 लाख रुपया, उसके जो फॉर्म है, जो बिजनेस है, उसमें 1 लाख रुपया का नेट एसेट है, तो क्या वो 1 लाख रुपया में बिजनेस को सेल आउट करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। क्यों? इसलिए नहीं करेगा कि उसका प्रॉफिट जो है अभी जो स्टार्ट करने वाले व्यक्ति के कंपेयर में कुछ ज्यादा ही वो अर्न कर रहा होगा। अगर सिंपल से एग्जांपल में बताएं तो कोई 1 लाख रुपया लगा के 10,000 रुपया महीना कमाएगा और कोई 1 ही लाख रुपया में 15,000 रुपया महीना कमाएगा। तो ये क्या है, ये उसका जो है प्रीवियस 2 इयर्स का, पिछले 2 साल का एक रिपुटेशन है, एक वैल्यू है मार्केट में बना हुआ, जिस बेसिस पे वो मोर देन प्रॉफिट अर्न करता है कंपेयर टू जो इनिशियल अभी जो स्टार्ट कर रहा है बिजनेस उसके कंपेयर में। तो मान लीजिए कि राम से हम कंसल्ट करते हैं, बिजनेस हम परचेज करेंगे राम का, तो क्या राम यदि 1 लाख का नेट एसेट हो तो 1 लाख में वो हमें दे देगा? आई थिंक वो हमें 1 लाख में नहीं देगा। वो कोशिश करेगा कि मेरा जो बिजनेस 1 लाख रुपया का नेट एसेट है हमारे बिजनेस में, उस बिजनेस को बेचेंगे तो 1 लाख रुपया तो बिल्कुल नहीं बेचेंगे, उसे बेचेंगे कितना में, 1,20,000 रुपया, 1,30,000। तो जो एक्स्ट्रा मनी होगा
जो एक्स्ट्रा मनी, मान लीजिए कि वो राम है 1 लाख का नेट एसेट को सेल आउट कर रहा है 1,20,000 रुपए में। कितना में कर रहा है? 1,20,000। सिंपल कहते हैं when a business is purchased and purchase considerations is value more than compared to purchase a business purchase, then जितना डिफरेंस वैल्यू होगा, ठीक है, क्या करता है, जो परचेज कंसिडर्ड कर रहा है तो कंसिडरेशन जो वैल्यूज है नेट एसेट का कंपेयर टू बिजनेस परचेज, जो डिफरेंस वैल्यू है वही डिफरेंस वैल्यू क्या कहलाएगा आपको? परचेज गुडविल कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल में हम कुछ देर पहले राम और श्याम का डिस्कस कर रहे थे। राम का नेट एसेट कितना था? 1 लाख था और उसको सेल आउट करना है बिजनेस को 1,20,000 में। जो डिफरेंस वैल्यू होगा वो डिफरेंस कितना वैल्यू होगा? मान लीजिए कि नेट एसेट्स जो है, नेट एसेट्स जो है वो 1 लाख का है। क्लियर? अब जो परचेज कंसिडर्ड कर रहा है, क्या कर रहा है? परचेज बिजनेस कर रहा है, ये तो परचेज कंसिडर्ड आपको नेट एसेट 1 लाख हो गया। अब परचेज आप कितना में कर रहे हो? तो परचेज जो आप कर रहे हो वो कर रहे हो 1,20,000 में, ठीक है, 1,20,000। तो डिफरेंस वैल्यू कितना होगा? डिफरेंस वैल्यू जो होगा वो आपका होगा 20,000। ये 20,000 गुड ही जो है आपका परचेज गुडविल कहलाएगा। बट अब चलते हैं यदि सेल्फ जनरेटेड गुडविल में, तो सेल्फ जनरेटेड गुडविल फर्स्टली परचेज गुडविल का क्या है? एक एविडेंस है कि आपने जो 20,000 एक्स्ट्रा मनी पेड किए वो किस बेसिस पे पेड किए हो, ठीक है। तो आपके पास 20,000 का एक एविडेंस, यानी कि जिसे हम प्रूफ कहते हैं, प्रूफ के तौर पे आपके पास कुछ है कि हमने 20,000 यानी कि नेट एसेट्स हमने परचेज किया 1 लाख का, और 20,000 जो एक्स्ट्रा परचेज किए वो किस चीज के लिए परचेज किए? वह परचेज किए जो उसका प्रीवियस 2 इयर्स का जो है वैल्यू है, रिपुटेशन है, उसके रिप्लेसमेंट में हमने 20,000 पेमेंट किया। तो इट्स अ एविडेंस। बट आते हैं सेल्फ जनरेटेड गुडविल में। तो सेल्फ जनरेटेड गुडविल क्या होता है? वो पर्सन, जैसे कि श्याम है, तो श्याम क्या करेगा? जैसे जैसे वर्क करते चला जाएगा उसका गुडविल जनरेट होते चला जाएगा। जैसे कि मान लीजिए बहुत सारे कंपनीज का नेम आप जानते होंगे, ठीक है, ट्रेडमार्क हो गया, वैल्यू हो गया, रिपुटेशन हो गया, तो ये सारे चीजें जो है सेल्फ जनरेटेड गुडविल पे डिपेंड करता है। आप सेल्फ जनरेटेड गुडविल से भी क्या करते हो? आप हायर प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। ये हायर प्रॉफिट अर्न करने के लिए आपको एफर्ट जो है, जो आप एफर्ट करते हो, जो हार्ड वर्क करते हो, वो काफी करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप जो है सेल्फ जनरेटेड गुडविल से हायर प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। हायर प्रॉफिट अर्न करने के लिए आपको टाइम काफी देना होगा। सिंपल मान लीजिए कि जो परचेज गुडविल है, यानी कि डे में ये 12 आवर वर्क करता है, तो ये क्या करता है? और पर डे का 1,000 इनकम कर लेता है। बट इसे डे में 12 आवर में 1,000 इनकम नहीं होगा। इसके लिए इसको अपना एफर्ट लगाना पड़ेगा मोर देन किससे? परचेज गुडविल से। ये जो है सेल्फ जनरेटेड गुडविल भी क्या कर सकता है? मोर देन प्रॉफिट या हायर प्रॉफिट अर्न कर सकता है। बट यहाँ पे क्या करेगा? एक गुड मैनेजमेंट के द्वारा कर सकता है, एक बढ़िया एफर्ट लगा के आप क्या कर सकता है? ये सेल्फ जनरेटेड गुडविल मोर देन या हायर अर्निंग कर सकता है। अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26, जिसे हम लोग AS 26 के नाम से भी इंडिकेट करते हैं, ठीक है, तो सेल्फ जनरेटेड गुडविल को उसमें रिकॉर्ड नहीं की जाती है। परचेज गुडविल को रिकॉर्ड किया जाता है, बट सेल्फ जनरेटेड गुडविल जो है अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के अकॉर्डिंग इसको मेंशन नहीं किया जाता। इवन ये जो आप देख रहे हो परचेज गुडविल, ये परचेज गुडविल को हम लोग कहाँ पे दिखाते हैं? आप लोग बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हो, उस बैलेंस शीट के एसेट साइड में आप देखोगे गुडविल मेंशन रहता है। तो वो जो गुडविल होता है उस गुडविल को ही हम लोग क्या कहते हैं? परचेज गुडविल कहते हैं। एक्चुअली वहां पे परचेज गुडविल लिखा हुआ नहीं रहेगा, डायरेक्ट लिखा हुआ रहेगा एसेट साइड में गुडविल। तो वह गुडविल ही क्या होता है? एज अ एसेट हम लोग मानते हैं और उसे क्या करते हैं? ट्रांसफर एसेट साइड में कर देते हैं। देखिए गुडविल आप देखते होंगे कभी कभी कि एडिशनल इंफॉर्मेशन में गुडविल भी रहता है। जो एडिशनल इंफॉर्मेशन क्वेश्चन आप लोग देखे होंगे अपने बुक्स में, बहुत सारे चैप्टर्स हैं, जैसे कि आप गुडविल के बात करोगे
चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमॉन्ग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, उसमें भी गुडविल का डिस्कस थोड़ा बहुत करेगा। उसके बाद आपको एडमिशन में गुडविल का डिस्कस करना होता है, रिटायरमेंट में, डेथ में, ठीक है। तो ये जो भी चैप्टर इसके बाद आप पढ़ोगे उन सारे चीज़ों में क्या गुडविल की बहुत ही इंपॉर्टेंस होता है। तो परचेज गुडविल क्लियर है। परचेज गुडविल क्या होता है कि एक इसे रिकॉग्नाइज किया जाता है, और जिसे आफ्टर रिकॉग्नाइजेशन रिकॉग्नाइज्ड क्या की जाती है, उसमें जो गुडविल वैल्यू होता है उसे एसेट साइड में ट्रांसफर किया जाता है। इसे क्या करते हैं, जब हम लोग अकाउंट्स पार्टनर्स कैपिटल वगैरह बनाते हैं तो वो डिस्कस करेंगे पार्टनर्स कैपिटल में क्या करते हैं, गुडविल का क्या नहीं करते हैं, ठीक है। अब आते हैं सेल्फ जनरेटेड गुडविल में, इसको रिकॉग्नाइज नहीं की जाती है, ठीक है, और इसे हम एसेट भी नहीं कह सकते हैं। इसे क्या करते हैं, रिकॉग्नाइज्ड नहीं किया जाता, ऐसे इसे जो है बैलेंस शीट में भी ट्रांसफर नहीं किया जाता। तो जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल होता है इट्स नॉट अ एसेट, ठीक है। अब आते हैं, हाँ एक चीज और है, कुछ देर पहले हम डिस्कस किए थे कि परचेज गुडविल क्या होता है, एज एन एसेट तो माना ही जाता है, साथ ही साथ एक एविडेंस का भी वर्क करता है, बट इट्स नॉट अ नो एनी एविडेंस। सेल्फ जनरेटेड गुडविल का कोई एविडेंस नहीं होता है, ठीक है। तो चलते हैं आगे की ओर। तो अब यहाँ पे आई होप समझ गए होंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल किसने पार्ट में क्लासिफाइड किया है, 2 पार्ट में क्लासिफाइड किया है। एक बार थोड़ा सा रिव्यू कर देते हैं। परचेज गुडविल एंड सेल्फ जनरेट गुडविल। परचेज गुडविल क्या होता है, ये सेल्फ जनरेट ये जो होता है किसी पर्सन कोई भी बिजनेस को आप परचेज करते हो तो नेट एसेट वैल्यू से आप मोर देन वैल्यू पेमेंट करते हो, तो जितना मोर देन वैल्यू पेमेंट करते हो, ठीक है, वही वैल्यू जो आपका होता है परचेज गुडविल होता है। सेल्फ जनरेटेड गुडविल हमें खुद के एफर्ट एंड गुड मैनेजमेंट या जो प्रोडक्शन होता है वो बढ़िया प्रोडक्शन करके हम अपना गुडविल को जनरेट कर सकते हैं। क्या करता है परचेज गुडविल, एक एविडेंस का वर्क करता है, प्रूफ का वर्क करता है, बट इट्स नॉट अ प्रूफ। इसका कोई प्रूफ नहीं है कि आप कितना रेपुटेशन अर्न कर चुके हो अपना, इवन जो है आपका क्या ट्रेडमार्क्स है, ब्रांड है, ये प्रूफ नहीं कर सकता। इवन एक चीज और बताए हुए थे कि जो परचेज गुडविल होता है उसको रिकॉग्नाइज किया जाता है किसमें, एज अ एसेट में, जिसे हम बैलेंस शीट के एसेट साइड में इंडिकेट करते हैं, बट इट्स नॉट अ रिकॉग्नाइज दिस। क्लियर, इसे क्या करते हैं, रिकॉग्नाइज नहीं करते, और इसे हम बैलेंस शीट में इंडिकेट भी नहीं करते हैं। और भी जो भी टॉपिक्स था वो हम बता चुके हैं। अब आगे चलते हैं मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, यानी कि गुडविल का जो रूल्स है, जिस बेसिस पे आप गुडविल चैप्टर का जो न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन बनाओगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करोगे, तो उस पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला नंबर ये है, चलिए तो चलते हैं अब मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। क्लियर, तो यहां पे जो मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल है, ठीक है, तो ये जो मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल है, इसे कितने मेथड से वैल्यूएशन कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, तो डिस्कस करते हैं। पहले जो मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल है वो आपको 3 पार्ट से, आप 3 रूल से, 3 जो रूल्स हैं उस बेसिस पे आप क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। तो जो फर्स्ट रूल्स है, पहले हम इसको डिवाइड कर लेते हैं 3 पार्ट में। हम फिर क्या करेंगे, आपको इन तीनों पार्ट्स को स्टेप बाय स्टेप कैसे कैलकुलेट करेंगे वो हम आपको बताएंगे। पहले हम देख लेते हैं 3 पार्ट। चलिए, फर्स्ट जो होता है आपका एवरेज प्रॉफिट होता है, क्लियर। सेकेंड जो होता है आपका वो हम जिसे हम सुपर प्रॉफिट कहते हैं, सुपर प्रॉफिट कहते हैं। मेथड लिखना भूल गए, यदि आप लोग चाहोगे तो मेथड एवरेज प्रॉफिट मेथड भी लिख देते हैं, ठीक है। सुपर प्रॉफिट मेथड लिख देते हैं, ठीक है। एक होता है कैपिटलाइज वैल्यू या कैपिटलाइजेशन मेथड भी कह सकते हो, कैपिटलाइजेशन मेथड। देखिए ये 3 रूल्स हैं,
इन तीनों रूल्स के आधार पे ही हम क्या करेंगे, इस चैप्टर से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिकल आपको मिलेगा वो सारे प्रैक्टिकल को सॉल्व कर सकते हो, जिसमें हम डिस्कस करेंगे एवरेज प्रॉफिट से। ठीक है, तो एवरेज प्रॉफिट क्या होता है? सिंपली यदि देखा जाए, आप बिजनेस करते हो, तो साल के अंत में ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग आपके पास प्रॉफिट होता है। तो उस प्रॉफिट में से क्या करते हो, प्रॉफिट में से जितने भी एक्सपेंसेस आइटम होता है, चाहे ट्रांसपोर्टेशन हो, शॉप हो, या जहाँ पे भी आप बिजनेस करते हो, लेबर चार्जेस वगैरह जो भी जितने भी है, सिंपली कह सकते हो कि एवरेज प्रॉफिट को हम थोड़ा देर छोड़ लेते हैं, एवरेज प्रॉफिट को हम लोग नॉर्मल प्रॉफिट क्या के देखते हैं। तो ये नॉर्मल प्रॉफिट जो है, ये नॉर्मल प्रॉफिट कैसे अर्न करोगे? नॉर्मल प्रॉफिट अर्न जो है आप सिंपली कह सकते हो वह प्रॉफिट जिसमें से सारे एक्सपेंसेस को इंक्लूड नहीं एक्सक्लूड हो चुका। ठीक है, क्या करते हैं, जितने भी एक्सपेंसेस हैं जो हमारे पास प्रॉफिट होता है, सिंपली मान लीजिए कि 1 लाख रुपए हम ड्यूरिंग द ईयर इंडेड में हम 1 लाख रुपीज प्रॉफिट अर्न करते हैं, बट ड्यूरिंग द ईयर इंडेड हमें काफी ट्रांजैक्शन भी करना पड़ता है, काफी एक्सपेंसेस भी करना पड़ता है। तो उन एक्सपेंसेस को क्या करोगे, विदाउट पेमेंट किए आप सारे प्रॉफिट को हजम कर जाओगे, रख लोगे? ऐसा तो करोगे नहीं। जितने भी एक्सपेंसेस है सारे एक्सपेंसेस को आप पेमेंट करोगे। तो जब पेमेंट करोगे, पेमेंट करने के बाद जो वैल्यू आएगा वही वैल्यू हमारे लिए नॉर्मल प्रॉफिट कहलाएगा। कभी कभी आपके क्वेश्चंस में देखोगे छूट जाता है कोई आइटम, जैसे कि हम कुछ देर बाद बताएंगे अब नॉर्मल प्रॉफिट होता है या गेन जिसे कहते हो, अब नॉर्मल लॉस होता है, तो उसे अब नॉर्मल प्रॉफिट अब नॉर्मल लॉस को क्या करेंगे। तो पहले नॉर्मल प्रॉफिट क्लियर है कि जो भी प्रॉफिट हम ड्यूरिंग द ईयर्स हम क्या करते हैं, अर्न करते हैं, उस प्रॉफिट में से सारे एक्सपेंसेस को लेस करना होता है। एक भी एक्सपेंसेस को छूट जाता है तो एवरेज प्रॉफिट जब कैलकुलेट करेंगे उस टाइम उसको माइनस करना पड़ता है। कभी कभी आप देखते हो कि सैलरी छूट जाता है, ठीक है, तो सैलरी जब छूट जाता है, आप क्वेश्चन में देखोगे कि एवरेज प्रॉफिट जो है दिया हुआ है 36,000, बट सैलरी जो है ईयर एंडेड में मतलब साल के अंत में आपको सैलरी 16,000 रुपया पेमेंट करना था, बट आप पेमेंट नहीं किए हो, तो एवरेज प्रॉफिट 36,000 मानोगे? बिल्कुल नहीं। तब एवरेज प्रॉफिट कितना मानेंगे हम? 36,000 में से 16,000 आप क्या करोगे, सैलरी को लेस कर दोगे, जो एक्चुअल वैल्यू आएगा वही वैल्यू आपका नॉर्मल प्रॉफिट कहलाएगा, जिसे हम एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट भी कह सकते हैं। क्लियर, समझ में आ गया? चलिए, तो हम डिस्कस करते हैं पहले एवरेज प्रॉफिट से। सुपर प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन प्रॉफिट का डिस्कस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, लेकिन इस वीडियोस में हम सिर्फ एवरेज प्रॉफिट का ही डिस्कस करेंगे। तो एवरेज प्रॉफिट क्लियर है क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट, एवरेज प्रॉफिट जो कैलकुलेट किया जाता है पास्ट 3, 4, 5 ईयर्स को लेकर कैलकुलेट की जाती है। प्रेजेंट वैल्यू को लेकर आप एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट नहीं कर सकते हो। क्या कर सकते हैं हम, पास्ट जो 3 इयर्स, 2 इयर्स, 5 इयर्स का जो प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट के बेस पे हम एवरेज प्रॉफिट निकाल लेते हैं। अब आते हैं एवरेज प्रॉफिट बेसिस पे जो हम क्या करते हैं, गुडविल कैलकुलेट करते हैं। तो गुडविल कैलकुलेट कैसे करेंगे, गुडविल जो कैलकुलेट करेंगे वह करेंगे, पहले तो हम लोग एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेंगे। जैसे ही एवरेज प्रॉफिट हम कैलकुलेट करेंगे उसके आधार पर हम गुडविल कैलकुलेट करेंगे। तो गुडविल जो होता है, गुडविल का जो रूल्स है, गुडविल का क्या रूल्स है, गुडविल का जो रूल्स है एवरेज प्रॉफिट मेथड से, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ years, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज होता है। अब देखिए यहां पे नंबर ऑफ ईयर्स परचेज आता है। ये नंबर ऑफ ईयर्स परचेज कहां से लाएंगे? अब कुछ देर पहले डिस्कस क्लासिफिकेशन में किए थे कि जो राम श्याम है, राम प्रीवियस 2 ईयर से बिजनेस कर रहा है, हम उसका सेल कर रहे हैं, मतलब उसका बिजनेस हम क्या कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं। तो हमें क्या होगा, प्रॉफिट मोर देन होगा यदि उसका बिजनेस परचेज करेंगे। तो स्टार्ट करने से तो बढ़िया उसका बिजनेस परचेज कर लें ताकि हमें प्रॉफिट ज्यादा हो। अब आइए, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज मींस कि आप प्रीवियस 2 ईयर मतलब जिस बिजनेस को आप परचेज किए हो वो बिजनेस कितने साल का पुराना, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, तो वही जो ईयर होता वही ईयर नंबर ऑफ परचेज ईयर्स परचेज कहलाता है।
क्लियर? तो ईयर्स परचेज में कोई डाउट है? मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। अगर आप लोग को डाउट है तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हैं, ठीक है, हम क्लियर कर देंगे। चलिए, तो एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। ईयर्स परचेज का आपका जो कंफ्यूजन होगा आई थिंक कि दूर हो गया होगा। तो क्या था यहाँ पे? तो गुडविल जो कैलकुलेट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैसे करेंगे? गुडविल का रूल्स क्या है? गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। चलिए, तो इसको मिटाते हैं, फिर एवरेज प्रॉफिट से रिलेटेड आपको रूल्स को बताते हैं कैसे क्या करेंगे, नहीं करेंगे। स्टेप बाय स्टेप हम सारे चीज़ को डिस्कस करेंगे। ये पहले हम आपको बता चुके थे, बट अब चलिए स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। पहले जो गुड एवरेज प्रॉफिट है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया। एक पार्ट जो होगा आपका वो क्या होगा? जिसको हम लोग सिंपल एवरेज प्रॉफिट कहते हैं। सिंपल एवरेज प्रॉफिट्स कहते हैं। शॉर्ट फॉर्म आप एपी भी मेंशन कर सकते हो, ए फॉर एवरेज, पी फॉर प्रॉफिट। शॉर्ट फॉर्म क्या कहते हैं? सिंपल एवरेज प्रॉफिट कहते हैं। और दूसरा पार्ट जो है वो वेटेड एवरेज प्रॉफिट कहलाता है। एवरेज प्रॉफिट होता है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट कहलाता है। अब आइए, तो सिंपल एपी, सिंपल एवरेज प्रॉफिट जो है हम लोग सिंपली कैलकुलेट कर सकते हैं। यदि स्टेप बाय स्टेप समझें तो क्या करेंगे, इसको मिटा देते हैं क्योंकि ये अगले वीडियो में हम आपको फिर से पढ़ाएंगे, ठीक है। आज हम डिस्कस करेंगे सिर्फ एवरेज प्रॉफिट से रिलेटेड। चलिए, तो एवरेज प्रॉफिट से रिलेटेड आप किसी भी क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हो? पहले स्टेप 1 में यदि हम चलते हैं तो आप पहले टोटल नॉर्मल प्रॉफिट कीजिएगा। क्या करोगे आप? टोटल नॉर्मल प्रॉफिट करेंगे। क्लियर? जैसे ही टोटल नॉर्मल प्रॉफिट, ये टोटल नॉर्मल प्रॉफिट कैसे करोगे? जो प्रीवियस, जो पास्ट 5 इयर्स, 4 इयर्स, 3 इयर्स का जो प्रॉफिट होता है उन सारे ईयर्स को जोड़ के, उन सारे ईयर्स प्रॉफिट को जोड़ के एक साथ दिखाएंगे, जिसे हम लोग टोटल नॉर्मल प्रॉफिट कहते हैं। आफ्टर टोटल नॉर्मल प्रॉफिट हम लोग क्या करेंगे? एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। तो एवरेज प्रॉफिट का जो रूल्स होता वो क्या होता है? एवरेज प्रॉफिट का जो रूल्स होता है वह होता है टोटल प्रॉफिट ऑफ द ईयर्स, यानी कि हम कह सकते हैं स्टेप 1, यानी कि स्टेप 1 भी लिख सकते हो या फिर यहां पर लिख सकते हो टोटल प्रॉफिट, ठीक है। हम डाल देते हैं स्टेप 1। क्लियर? डिवाइडेड बाय जितनी ईयर्स का, जितने पास्ट ईयर्स का आप प्रॉफिट को काउंट करोगे उतने ही ईयर्स से आप डिवाइड भी कर दोगे। सिंपली यदि हम प्रीवियस 5 ईयर्स का प्रॉफिट टोटल करते हैं तो टोटल प्रॉफिट मेंशन हो जाएगा, और प्रीवियस 5 ईयर्स का कर रहे हैं ना तो उससे हम 5 से डिवाइड कर देंगे तो हमें एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। अब आते हैं, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ ईयर्स, ठीक है। क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ ईयर्स। तो स्टेप 1 ये हो गया। स्टेप 2 में आप क्या करोगे? एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट कर लोगे, जिसको हम लोग सिंपल एवरेज प्रॉफिट भी कह सकते हैं। क्लियर? कोई डाउट है? क्लियर? तो यहाँ पे क्या होगा? एवरेज प्रॉफिट को सिंपल एवरेज प्रॉफिट भी कह सकते हैं हम। तो कैलकुलेट करने का ये प्रोसेस हो गया। अब इस बेसिस पे यदि गुडविल आपको निकालना हो, ठीक है, देखिए एक्चुअली जो वीडियो हम बना रहे हैं वो थोड़ा सा लॉन्ग और बेसिक के लिए बना रहे हैं, जो आपको अच्छे से पढ़िएगा। एग्जामिनेशन जब आएगी तब एग्जामिनेशन टाइम में हम शॉर्टकट रूल्स और शॉर्टकट क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है वो मैं बताऊंगा। अभी फिलहाल आप डिटेल्स में पढ़िए ताकि आपका जो बेसिक कंसेप्ट है, जो नॉलेज है वो बढ़ेगा, ठीक है। तो क्या था? एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू टोटल प्रॉफिट, यानी कि हमने स्टेप 1 ले लिए और नंबर ऑफ ईयर्स। अब इस बेसिस पे यदि जैसे मेरा एवरेज प्रॉफिट निकल जाएगा तो हम क्या कैलकुलेट करेंगे? गुडविल कैलकुलेट करेंगे। तो गुडविल इक्वल टू क्या होगा?
गुडविल इक्वल टू हो जाएगा, ये जो आप देख रहे हो एवरेज प्रॉफिट जो हम लोग निकालेंगे उस एवरेज प्रॉफिट को यहाँ डाल देंगे, यानी कि सिंपली कह सकते हैं स्टेप 2, ठीक है। तो हम लिख देते हैं सीधे एवरेज शॉर्ट फॉर्म एपी, ए फॉर एवरेज, पी फॉर प्रॉफिट, इनटू कुछ देर पहले हम लोग डिस्कस किए थे नंबर ऑफ ईयर्स परचेज का, तो यहाँ पे ईयर्स परचेज भी मेंशन करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे? ईयर्स परचेज का मेंशन करेंगे। तो इस बेसिस पे हम क्या करेंगे, आपको गुडविल निकाल देंगे। चलिए, तो एक क्वेश्चन जो है हम एवरेज प्रॉफिट से रिलेटेड क्वेश्चन को हम आपको बता देते हैं बोर्ड पे बना के। आशा करते हैं कि इससे रिलेटेड, एवरेज प्रॉफिट से रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत ना हो। सॉरी, कुछ पॉइंट को हम हाईलाइट नहीं कर पाए थे, तो उस पॉइंट को अब थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं, थोड़ा लेट से। देखिए, ये जो स्टेप फर्स्ट जो हम टोटल नॉर्मल प्रॉफिट निकालते हैं, तो सबसे पहले नॉर्मल प्रॉफिट में से क्या करेंगे, एक मिनट मिटाने दीजिए, वेटेड पे हम थोड़ा देर बाद बात कर लेंगे, पहले एवरेज प्रॉफिट से रिलेटेड बात कर लेते हैं, जिस पॉइंट्स को हम लोग पर्सनली हम हाईलाइट कुछ देर पहले नहीं कर पाए थे, ठीक है। देखिए, हम जो स्टेप फर्स्ट में नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं, क्या करते हैं, जो नॉर्मल प्रॉफिट होता है, ये नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है, कभी कभी जो प्रॉफिट जो अब नॉर्मल प्रॉफिट या गेन है वो एडेड होता, एक्सक्लूडेड भी होता, इंक्लूडेड भी होता। तो यहाँ पे हम ध्यान रखेंगे क्वेश्चन बनाने टाइम में, कभी क्वेश्चन आपके बुक में होगा ही, तो क्या करेंगे इसमें, ये जो नॉर्मल प्रॉफिट आता है ये एक्सक्लूडेड इंक्लूडेड दोनों आता है, यानी सिंपली इसमें क्या करेंगे, जो एबनॉर्मल गेन एंड प्रॉफिट है उसे हम एक्सक्लूड कर देंगे, क्योंकि जो नॉर्मल गेन एंड प्रॉफिट होता हमें प्रॉफिट में एडेड होता, तो उसे हम क्या करेंगे, डिडक्ट करके जो वैल्यू आएगा वही वैल्यू मेरा नॉर्मल प्रॉफिट कहलाएगा। जैसे अब नॉर्मल गेन ऑब्लिक प्रॉफिट को हम क्या करेंगे, इसे हम डिडक्ट कर देंगे, सिंपली हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, और ऐड किसको करेंगे, इस नॉर्मल प्रॉफिट में ऐड करेंगे हम, कह सकते हो अब नॉर्मल लॉस को। अब ये एबनॉर्मल प्रॉफिट एंड गेन क्या होता है, एबनॉर्मल लॉस क्या होता है, सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं एबनॉर्मल गेन एंड प्रॉफिट। जैसे कि आप क्या करते हो, किसी भी एसेट को सेल आउट करते हो, तो सेल आउट में क्या होता है, आप एक्सेस अमाउंट ले लेते हो, तो ये क्या पर डे या पर मंथ या पर ईयरली करते हो, नहीं, ये जो है 4 साल 5 साल पे एक बार जब कोई भी मशीनरी वेस्टेज होता है या नया नया टेक्नोलॉजी आता है, तो आप क्या चाहते हो, हमेशा हम न्यू टेक्नोलॉजी का, न्यू मशीनरी का यूज करें। तो जो ओल्ड मशीनरी है उसको सेल आउट करोगे। अब मान लीजिए जो पुराना मशीनरी है, डिफरेंशिएशन कट करने के बाद जो वैल्यू आएगा, मान लीजिए 1 लाख का मशीनरी हमने परचेज किया था से 5 साल पहले, अब उस पर 10% जो है डिफरेंशिएशन एवरी ईयर चार्ज करना है। तो जब एवरी ईयर चार्ज करोगे तब क्या होगा, यहाँ पे जो है आफ्टर 5 इयर्स हम मशीनरी सेल कर रहे हैं, तो 5 ईयर का डिफरेंशिएशन कट करोगे तो 50,000 चला जाएगा। क्लियर? तो मशीनरी का आफ्टर 5 ईयर वैल्यू कितना होगा, 50,000, बट हम उसको सेल आउट कर देते हैं 60 में, तो क्या हो रहा है, हम यहाँ पे हमें प्रॉफिट एंड गेन हो रहा है, प्रॉफिट ऑन सेल्स ऑफ मशीनरी कह सकते हो। तो वो जो प्रॉफिट ऑन सेल्स ऑफ मशीनरी होता है उसे ही हम अब नॉर्मल गेन एंड प्रॉफिट कहते हैं। तो हम उस एबनॉर्मल गेन एंड प्रॉफिट को नॉर्मल प्रॉफिट में इंक्लूड नहीं करेंगे, लेकिन क्वेश्चन में तो इंक्लूडेड रहता, तो हम उसे क्या करेंगे, एक्सक्लूड कर देंगे। एक्सक्लूड मीन्स इसमें से माइनस कर देंगे। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। अब आइए, ये जो एबनॉर्मल लॉसेस है, ये एबनॉर्मल लॉस कैसे होता है, चलिए इसी मशीन का हम डिस्कस फिर से करते हैं। 1 लाख का मशीन था, आफ्टर 5 इयर्स के बाद हम क्या कर रहे हैं, इसको सेल आउट कर रहे हैं, तो 5 इयर्स बाद हम सेल आउट कर रहे हैं, डेप्रिसिएशन 10% एवरी ईयर चार्ज हो रहा है, तो आफ्टर 5 इयर्स मशीनरी का वैल्यूज कितना होगा, 50,000, डेप्रिसिएशन कट करने के बाद 50,000 बचेगा। बट जब हम उसे बेचते हैं, सेल आउट करते हैं, तो उसमें क्या होता है, प्राइस हमको 40,000 ही मिलता है, 45,000 ही मिलता है। तो ये जो डिफरेंस है मशीनरी प्राइस और
सेलिंग प्राइस का वही प्राइस आपका लॉस हो जाएगा। सिंपली क्या था, 50,000 का मशीनरी प्राइस था और आप उसे बेच कितना में रहे हो, 45,000 में, तो जो 5,000 है वो आपका तो लॉस है। क्या लॉस है? तो उस लॉस को ही हम लोग क्या कहते हैं, एबनॉर्मल लॉस कहते हैं। और जो हमें प्रॉफिट एक्चुअल दिखाना पड़ता है तो एबनॉर्मल लॉस क्या होता है, माइनस किया हुआ रहता है, तो उसको हम ऐड करके एक्चुअल दिखाएंगे कि इस ईयर में कितना प्रॉफिट हुआ था। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, हम उसे माइनस कर देंगे। अब आते हैं, एक होता है अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक होता है, ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक होता है। ठीक है, अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक होता है और ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक होता है। तो आप लोग याद रखिएगा, जो ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक होता है उसको ऐड कर देंगे और अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक जो होता है उसे भी ऐड करेंगे। दोनों को अपोजिट है, याद रखिएगा। जो ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक है वो ऐड हो जाएगा, क्लियर। और उसी प्लेस पे अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक है तो ऐड होगा। और लेस कब किस कंडीशन में होगा, लेस हो जाएगा यहीं पे यदि ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा तो वो माइनस कर देंगे, क्लियर। और अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक होगा तो भी माइनस हो जाएगा। तो ये याद रहेगा, एक दूसरे का अपोजिट। अपोजिट मीन्स व्हाट, एक दूसरे का जो अलग है ना, क्या अलग है, ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक और ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। तो ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक को क्या करेंगे, लेस करेंगे। अब इसके अपोजिट फिर आते हैं, जो अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक होगा वो क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। क्लियर है, कोई डाउट? तो क्लियर है। एक आता है नॉन रिक्वायरिंग इनकम एंड नॉन रिक्वायरिंग एक्सपेंसेस। सिंपली यदि बोला जाए तो आप आशा नहीं करते हो, यानी कि एक्सपेक्ट नहीं करते हो कि आपका इनकम कहीं से आ भी जाएगा। ये भी एक्सपेक्ट नहीं करते हो कि मेरा एक्सपेंसेस होगा ही। हम डे टू डे के एक्सपेंसेस मेंशन कर लेते हैं कि हमें जो भी बिजनेस का आइटम है ये परचेज करना, ये यहाँ पे एक्सपेंस होता है, वो वहाँ पे एक्सपेंस होता है, जो भी है बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं। तो सारे एक्सपेंसेस के बारे में जानते हैं कि हाँ यहाँ इतना इतना चार्जेस लगेगा। कुछ चार्जेस ऐसा होता है जो कि जिसका हम एक्सपेक्ट करते ही नहीं है, कुछ इनकम भी ऐसा होता है जिसका एक्सपेक्ट हम करते ही नहीं है, बट वो चीज हो जाता है। तो उस कंडीशंस में हम क्या करेंगे, इस पे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो इस पे थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, क्या करेंगे, जो नॉन रिक्वायरिंग एक्सपेंसेस है उसे हम ऐड कर देंगे और जो नॉन रिक्वायरिंग इनकम है उसे हम क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। तो ये कुछ आइटम था जिसको हमें ध्यान में रखना था इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। बहुत सारे 2 4 5 क्वेश्चन तो आई थिंक बुक में होगा ही, जिसमें एबनॉर्मल लॉस हुआ, एबनॉर्मल लॉस होगा, एबनॉर्मल गेन होगा या प्रॉफिट होगा। ठीक है, अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक होगा, अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक होगा। ठीक है, अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, ठीक है, या अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। ये सारे क्वेश्चंस आपको मेंशन होगा। या फिर कुछ आइटम ये भी होगा जो नॉन रिक्वायरिंग एक्सपेंसेस होगा, नॉन रिक्वायरिंग आपका क्या होगा, इनकम होगा। तो ये सारे पॉइंट को आप बहुत अच्छे से सुनिए और समझ लीजिए, ताकि आपको ये क्वेश्चन बनाने, यही नहीं जो जितना भी आप क्वेश्चन बनाओगे इस चैप्टर में, सारे क्वेश्चन को आप आसानी से बना सकते हो। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर चलेंगे। पहले थोड़ा सा जो छोड़ दिए थे बाद में हम बता दिए। तो ये स्टेप 1 क्लियर है। पहले टोटल नॉर्मल प्रॉफिट करेंगे। कब करेंगे, ये जितने भी नॉन रिक्वायरिंग इनकम वगैरह, एक्सपेंसेस वगैरह हो, अब नॉर्मल गेन एंड प्रॉफिट, या अब नॉर्मल लॉसेस वगैरह हो, या अंडर वैल्यूएशन ओपनिंग स्टॉक हो, अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक हो, ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक हो, या ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक हो। इन सारे पॉइंट को हाईलाइट करते हुए, समझते हुए आप क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो क्लियर हो गया यहाँ पे? कोई डाउट किसी को? यदि किसी को डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। मैंने पहले भी बोल चुका हूँ, अभी भी बोल रहा हूँ। तो एवरेज प्रॉफिट क्लियर हो चुका है, गुडविल क्लियर हो चुका है। गुडविल क्या, नंबर ऑफ एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। ईयर्स परचेज क्या होता है वो क्लियर है। जो हम राम का 2 साल पहले का बिजनेस करते हैं उससे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा उतना गुडविल निकल जाएगा। कोई डाउट है यहाँ पे? नहीं है। तो देख लीजिए आप लोग, क्वेश्चन स्क्रीन पे है। एक क्वेश्चन देख लीजिए। इस क्वेश्चन को देखने का, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करके हम आपको बता देते हैं, ठीक है, कि सॉल्व कैसे करना है इसे।
आप लोग पढ़ लिए क्वेश्चन? पढ़िए, कुछ सेकंड इस पे रहेगा स्क्रीन पे, उसका क्वेश्चन आप लोग भी सॉल्व करने का कोशिश कीजिए, समझने का कोशिश कीजिए, फिर मैं इसको मिटा के क्वेश्चन आपको बताऊंगा। चलिए इसको मिटाते हैं, फिर क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या था। दो पार्टनर्स है, लव एंड कुश। क्या है नाम? लव एंड कुश। क्या था? एक लव है और दूसरा जो है वो है कुश, जिसमें आप देख ही चुके हैं लव एंड कुश का है, एक फॉर्म के पार्टनर्स है जिन्होंने प्रॉफिट एंड लॉस को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। साथ ही साथ इसमें जो है जो नंबर ऑफ ईयर्स परचेज आपको मेंशन किया हुआ वो 2 ईयर्स है। अब 2 ईयर्स आप नंबर ऑफ ईयर्स परचेज ईयर्स है, ईयर्स परचेज है। अब कितने साल के प्रॉफिट के बेस पे आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे? तो प्रॉफिट जो आपको मेंशन किया हुआ है वो मेंशन किया हुआ है पास्ट 4 ईयर्स, या फिर क्वेश्चन में लास्ट 4 ईयर्स भी देख रहे हैं। तो जो पास्ट 4 ईयर्स प्रॉफिट है, तो पास्ट 4 ईयर्स में क्या है? 31 मार्च 2016 का कितना प्रॉफिट है? तो देखिएगा 16 का आपका प्रॉफिट है 70,000। क्लियर? कितना है? 70,000 है। अब 16, 17, 18, 19 यानी कि 4 ईयर्स हो गया, जिसमें आपको प्रॉफिट भी दिया हुआ है, साथ ही साथ एडिशनल इंफॉर्मेशन में आपको क्या दिया हुआ है? एबनॉर्मल प्रॉफिट एंड गेन एंड एबनॉर्मल लॉसेस है। तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके थे कि एबनॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है और एबनॉर्मल लॉस क्या होता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे? जो एबनॉर्मल प्रॉफिट होगा या गेन होगा उसे हम क्या करेंगे? प्रॉफिट में से माइनस कर देंगे, और यदि एबनॉर्मल लॉस होगा तो हम क्या करेंगे? उसे हम ऐड कर देंगे। तो चलते हैं, सबसे पहला नंबर ये है कि एवरेज प्रॉफिट जब हम कैलकुलेट करेंगे तो उसे कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? स्टेप फर्स्ट, जो मैंने पहले बता चुका हूं कि स्टेप फर्स्ट में करना क्या है? स्टेप फर्स्ट में टोटल प्रॉफिट करना होता है। तो टोटल प्रॉफिट कैसे करेंगे? तो स्टेप फर्स्ट लिख देते हैं। स्टेप फर्स्ट में टोटल प्रॉफिट कीजिएगा, तो टोटल प्रॉफिट कैसे होगा? टोटल प्रॉफिट कीजिए, ठीक है। तो टोटल प्रॉफिट इक्वल टू जितने भी ईयर से 16, 17, 18, 19 सारे प्रॉफिट को ऐड करोगे। तो देखिए सबसे पहले नंबर, तो 16 में आपका 17,000 है, साथ ही एडिशनल इंफॉर्मेशन में भी आपको मेंशन कर रखा है कि जो एबनॉर्मल गेन है कितना? 10,000, वह क्या है? किस ईयर है? 2016 में है, यानी कि ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 2016 में 10,000 आपका एबनॉर्मल गेन है। तो हम क्या करेंगे? उसे माइनस कर देंगे। तो इसको क्या कीजिए? ब्रैकेट में ले लीजिए, और 10,000 माइनस करने के बाद हम लोग क्या करेंगे? प्लस करेंगे। अब आइए नेक्स्ट में 2017 में कितना है? देख के बताइए। 2017 में आपका प्रॉफिट है 1 लाख रुपीस, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? 1 लाख रुपया को ऐड करेंगे, साथ ही साथ 2017 में जो है आपको एबनॉर्मल गेन भी दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? एबनॉर्मल गेन दिया हुआ है कि लॉस दिया हुआ है। तो एबनॉर्मल लॉस को क्या करते हैं? जोड़ देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे? इसे भी ब्रैकेट में लेके 20,000 हम ऐड कर देंगे। क्लियर? अब आइए 2018, तो 18 में क्या है? 18 में 55,000 जो है आपको लॉस है। तो टोटल प्रॉफिट में से लॉस को हम माइनस कर देंगे। क्लियर? तो यहाँ पे क्या करेंगे? आपको प्लस ब्रैकेट में कर दीजिएगा कितना? 55,000, ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट और लास्ट ईयर जो है आपका प्रॉफिट 2019 में 1,44,000 है। तो 1,44,000 इस तरह से हम जो है टोटल कर लेंगे। तो सबसे पहले जितना भी एडेड वैल्यू है उसको ऐड कर लेंगे, फिर सबट्रैक्ट करेंगे। तो ऐड कितना होगा? 60,000 प्लस 120
क्लियर, यानी कि 1,20,000 प्लस 1,44,000। अब माइनस करना है कितना, 55, तो यहाँ पे कर दीजिए -55,000। कोई डाउट? अब इसको टोटल कीजिए, टोटल कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका 180 प्लस 140, 3,24,000, जिसमें से हम 55,000 क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। माइनस आप करके देखिए कितना वैल्यू आएगा, यानी कि 3,24,000 माइनस 55 यदि हम करते हैं तो माइनस कीजिए, 0 0 0 3 0 कॉमन आ जाएगा, यह आ जाएगा 962, यानी कि 2,69,000 आपका वैल्यू आएगा। तो इतना कैलकुलेशन इसको मिटा के सीधे लिख देते हैं 2,69,000 या फिर रहने देते हैं। तो हम लोग का वैल्यू कितना आया था, 2,69,000। अब निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट का रूल्स क्या था, एवरेज प्रॉफिट का रूल होता है टोटल प्रॉफिट बटे डिवाइडेड कितना करना है, नंबर ऑफ ईयर। तो नंबर ऑफ ईयर, जितने साल का प्रॉफिट आप काउंट करोगे उतने साल से इसको क्या करना है, डिवाइड कर देना। तो नंबर ऑफ ईयर, सॉरी ईयर्स। अब तो एवरेज प्रॉफिट निकालोगे आप लोग, कितना है 269,000, यानी 2,69,000। तो 2,69,000 डिवाइडेड 4 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 4 6 जा 24, रिमेनिंग कितना बचेगा आपको यहाँ पे 2 प्लस 9 तो कितना 29, कितने टाइम्स में हो जाएगा, 7 टाइम्स में। तो 4 7 जा 28, फिर 1 बचेगा तो 4 2 जा 8, 2 20, 5 4 जा 20, यानी कि टोटल आपका वैल्यू क्या था एवरेज प्रॉफिट का 67,250। अब इस बेसिस पे हम लोग गुडविल निकाल लेंगे। तो गुडविल का रूल्स हम पहले बता चुके थे आपको, कितना होता क्या होता है। तो क्या लिखेंगे, गुडविल इक्वल टू, इसको मिटा दें, इसको मिटा देते, याद रखिएगा कि आपका जो है एवरेज प्रॉफिट कितना आता है। चलिए इसको मिटाते हैं फिर देखते हैं। तो एवरेज प्रॉफिट मेरा कितना आया था वैल्यू, 67,250 आया था। अब हमें निकालना क्या है, गुडविल निकालना है। तो गुडविल इक्वल टू क्या होता है, गुडविल इक्वल टू हो जाएगा एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर्स, सॉरी ईयर्स परचेज, ईयर्स परचेज, ठीक है। अब इसका वैल्यू यहाँ पे डालेंगे, यदि वैल्यू डालेंगे तो कितना एवरेज प्रॉफिट मेरा आया था 67,250 इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज आपको मेंशन क्वेश्चन में किया हुआ है, कितने ईयर्स का मेंशन किया हुआ, 2 ईयर्स का मेंशन किया हुआ, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वैल्यू कितना आ जाएगा, वैल्यू आ जाएगा 0 5 2 10, सॉरी 5 2 10, 2 2 4 1 5 7 इंटू 2 करेंगे तो 14, रिमेनिंग 1 6 इंटू 2 करेंगे 12 प्लस 1 13, यानी कि 1,34,500 हो जाएगा। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेते हैं और आशा करते हैं कि आपको इस रूल से जितना भी क्वेश्चन होगा एवरेज प्रॉफिट से रिलेटेड वो सारा क्वेश्चन आप बना लीजिएगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा वही एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन एंड प्रॉफिट, ठीक है, अंडर उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक वगैरह या अनरिकॉर्डेड इनकम, अनरिकॉर्डेड एक्सपेंसेस आइटम, ये सब करेगा। तो हम वीडियो में पहले से ही बता चुके हैं, वहाँ पे आप एक बार फिर से रीडिंग डाल लीजिएगा। अगर आगे बढ़ जाते हो तो उसके बाद क्वेश्चन बनाने की कोशिश कीजिएगा, सारा बन जाएगा। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ हम एवरेज प्रॉफिट और क्लासिफिकेशन का ही डिस्कस किए हैं। आगे वीडियो में हम वेटेड और सुपर प्रॉफिट बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।